बेटा जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं, ये है वेरिएबल, असल ये पड़े हुए हैं आपके ए, लो, हाई और एक्स, ये और ये एक फंक्शन है। रिकर्सिव फंक्शन में क्या होता है, या फंक्शन में नॉर्मली क्या होता है, आप फंक्शन को जो वैल्यू देते हैं उसके पैरामीटर में वही वैल्यूज जाके स्टोर होती है ना। बेसिकली देखें, ये वेरिएबल्स हैं। ए में आपके पास पूरी एरे है पड़ी हुई है, एरे नहीं पड़ी होती बल्कि बेस एड्रेस पड़ा हुआ है, आप इसको इग्नोर कर दें। लो, हाई और एक्स में हमेशा वैल्यूज आएंगी। जब आप पहली दफा इस फंक्शन को कॉल करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ इस लिस्ट के ऊपर, तो मैं पहली दफा इनको ये वैल्यू असाइन करूंगा ना, यहाँ पे मैं 1 असाइन करूंगा, यहाँ पे मैं 8 असाइन करूंगा, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ 11, तो मैं यहाँ पे बेटा 11 असाइन कर दूंगा। ठीक हो गया, ये मैंने पहली दफा असाइन किया। जब मैं दोबारा फंक्शन को असाइन करूंगा तो मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू नहीं भेजूंगा तो वो नई वैल्यूज इनको असाइन हो जाएंगी। देखें, जब आपने यहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया है तो आपने इसको 4 वैल्यूज भेजनी है। आपका ए सेम वही चला गया, लो आपने देखे कहीं पे चेंज ही नहीं किया। यहाँ पे आप अगर इस पोर्शन में देखें तो आप कहीं पे ना तो लो को चेंज कर रहे हैं ना हाई को चेंज कर रहे हैं। तो जो लो आपने पहली दफा भेजा था वही लो आपका दोबारा कॉल हो गया। आपने दोबारा फंक्शन को कॉल करना है। पहली दफा आपने हाई अगर 8 भेजा था, तो अब आपने नया हाई क्या भेज दिया बेटा, नया हाई भेज दिया आपने मिड -1। तो बेटा ये किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि हाई इज इक्वल टू मिड -1। देखिए मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, ये तो अंडरस्टूड वाली बात है। अगर आप लोग थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग सेंस भी रखते हैं, मुझे शेयर करने दें व्हाइट बोर्ड आपके साथ। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक फंक्शन f क्रिएट किया है और f फंक्शन में आपने 2 पैरामीटर क्रिएट किए हैं a और b। अगर आपने f को जब कॉल करते हैं और f को आप वैल्यू भेजते हैं 2 और 3, ये मैं f को कॉल कर रहा हूँ, ये यहाँ पे f डिफाइंड है। अब जब कहते हैं कि f को 2 और 3 जा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और b इज इक्वल टू हो जाएगा 3। अब आप अगर दोबारा f को किसी नई वैल्यू के साथ कॉल करेंगे, फॉर एग्जांपल दोबारा आपने f को कॉल किया 5 और 7 के साथ, तो अब आप इसको ये भी कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू हो गया 5 और b इज इक्वल टू हो गया आपके पास 7। तो ये खुद ही इक्वल टू बन जाता है आपके पास, क्योंकि ये वैल्यूज डायरेक्टली यहाँ पे जाकर स्टोर होनी है। अब आप चाहें यहाँ पे इक्वल टू, आप इनको इक्वल टू लिखने की जरूरत तो नहीं है आपको। अब अगर आप इस एल्गोरिथम को देखें जो आपके सामने ड्रॉ किया गया है, तो देखें ये यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो आप जो भी वैल्यू मिड -1 की भेजेंगे, ये थर्ड पैरामीटर है मिड -1, तो ये इसका मतलब है आप यहाँ पे हाई को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अगर आप दूसरी साइड देखें जहाँ पे आपने अपना लोअर एंड चेंज करना होता है, तो आप लोअर साइड को क्या भेज रहे हैं, मिड +1। तो ये ऑटोमेटिकली आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि लोअर इज इक्वल टू मिड +1 हो गया। यानी जब दोबारा भी आप इस कॉल को आप यूं ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे, तो बेसिकली ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं। अब ये वैल्यूज चेंज क्या हो रही हैं, या तो मिड +1 हो रहा है या मिड -1 हो रहा है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? बेटा ये पॉइंट क्लियर है? जी सर क्लियर है। ओके बेटा, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो ही एंड शी में आस्क, फिर हम ताकि इसके एनालिसिस पार्ट के ऊपर मूव करें। ओके, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा बेटा, अब हम इसके एनालिसिस पार्ट के ऊपर मूव करते हैं और देखते हैं कि कॉस्ट कैसे बिहेव करेगी हमारी इस एल्गोरिथम में। अब अगर आप पहली दफा जब आपका एल्गोरिथम कॉल होगा, तो आपने ये देखना होता है रिकर्सिव में, जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा कि हमारी वो जो एक दफा कॉल होने पे हमारी जो कॉस्ट है वो हमें कितनी पड़ रही है। अगर तो एक सिंपल स्टेटमेंट है तो उसकी कॉस्ट हमारे पास जो होती है वो कांस्टेंट होती है। अगर आप पहली स्टेटमेंट को देखें तो ये सिंपल एक कंडीशन है, तो एक दफा एल्गोरिथम कॉल होने पे इसकी कॉस्ट हमेशा आपको एक दफा पड़ेगी, तो इसकी कॉस्ट हमेशा आपके पास बेटा कांस्टेंट रहेगी, और इस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया C1 का। अब ये कंडीशन है, ये ट्रू या फॉल्स होती है, उसकी बिहाफ पे डिसीजन होता है। ये कंडीशन जब भी आपका एल्गोरिथम रिकर्सिवली कॉल होगा, अगर वो 8 दफा कॉल होगा तो हर दफा ये एक दफा चलेगी, और
किसी एक दफा पे जाके ये हो सकता है ये ट्रू या ये ट्रू भी हो जाए, बट नॉर्मली ये मोस्ट ऑफ टाइम जो है ये फॉल्स रहेगी। यानी ये जो रिटर्न फॉल्स वाली स्टेटमेंट है ये सिर्फ एक दफा चलनी है, यानी पूरा एल्गोरिदम अगर 1000 दफा भी चलेगा तो रिटर्न फॉल्स ने एक दफा चलना है, क्योंकि जब ये फॉल्स हो जाएगी तो उसके बाद फिर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होना। तो लिहाजा मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ यहाँ पे, या आप यूं कह लें कि इसकी कॉस्ट भी कांस्टेंट है कि आप एल्गोरिदम को जितनी मर्जी दफा चलाएं इसने सिर्फ एक दफा चलना है। लेकिन ये जो कंडीशन है ये बहरहाल एक दफा नहीं चलेगी, लेकिन एक दफा एल्गोरिदम कॉल होने पे ये एक दफा चलेगी और एल्गोरिदम बार बार कॉल होगा। लेकिन रिटर्न फॉल्स वाली स्टेटमेंट आपकी एल्गोरिदम जितनी भी दफा कॉल हो जाएगा लेकिन ये एक दफा चलेगी। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखें जिसमें आप मिड कैलकुलेट करने हैं कर रहे हैं ऑन एवरी रिकर्सिव कॉल, ये स्टेटमेंट भी सिर्फ एक दफा चलेगी। तो दैट्स मीन के एक रिकर्सिव कॉल के ऊपर ये भी एक दफा चलेगी, तो इसकी कॉस्ट भी हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगी जिसको हम C2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली बेटा अगर हमारी जो नेक्स्ट ये जो हमारी A इज इक्वल टू मिड है जिसमें हम चेक कर रहे हैं इफ के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, ये भी हर रिकर्सिव कॉल के ऊपर सिर्फ एक दफा चलेगी, तो ये इसका टाइम भी कांस्टेंट हो गया। बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये जो तीनों स्टेटमेंट है पहली इफ वाली, फिर मिड वाली और फिर इफ वाली, इनका स्टेटस बिल्कुल सेम है। ऑन अ सिंगल रिकर्सिव कॉल ये एक एक दफा चलती हैं। इसी तरह अगर आप रिटर्न ट्रू वाली स्टेटमेंट देखें तो ये वाली जो स्टेटमेंट है आपके पास ये पूरे एल्गोरिदम में हो सकता है एक दफा चले। अगर रिटर्न फॉल्स नहीं चलेगी तो फिर रिटर्न ट्रू चलेगी, अगर रिटर्न ट्रू चलेगी तो रिटर्न फॉल्स नहीं चलेगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट पूरा जब आपका एल्गोरिदम एग्जीक्यूट कर जाएगा जिसमें हो सकता है जितनी मर्जी रिकर्सिव कॉल्स हों लेकिन इन्होंने एक एक दफा ही चलना है, तो लिहाजा इसका टाइम भी यहाँ पे इग्नोर कर दिया गया है। यानी इतना माइनर टाइम है ये कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड जो आपका बाकी एल्गोरिदम का टाइम है। इसके बाद अगर आप इस कंडीशन को देखें तो ये भी एक दफा चलेगी, तो आप इसका टाइम भी बेशक लिख सकते हैं। आप इसका टाइम लिख सकते हैं कि ये टाइम आपके पास C4 आ जाएगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट टाइम है। ठीक हो गया। अब अगर आप इस कंडीशन के ट्रू होने पे इस स्टेटमेंट को देखें तो बेसिकली ये रिकर्सिव कॉल है आपके पास। अब सपोज किया बेटा अगर मेरे पास एक लिस्ट थी जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं और मैंने उस n एलिमेंट्स के ऊपर अगर इस एल्गोरिदम को की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो इसका मतलब है कि मैं क्या फाइंड करना चाह रहा हूँ, मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे t ऑफ n फाइंड करना चाह रहा हूँ। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा कि हमारे एल्गोरिदम की जो फाइनल कॉस्ट होती है हम उसको t ऑफ n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो ये इट सेल्फ अगेन अपने आप को कॉल कर रहा है, लेकिन अब ये जो कॉल करता है वो n के ऊपर नहीं कर रहा है। यानी आपने n से ये कंप्लीट n में फॉर एग्जांपल अगर 100 एलिमेंट्स थे तो आपके पास ये जो कॉल होगी ये कितने एलिमेंट्स के ऊपर होगी बेटा, ये आपके पास 50 एलिमेंट के ऊपर होगी। तो बाकी चीजें देखें, बाकी चीजें सेम है। तो अगर आपके पास ये कॉस्ट t ऑफ n है तो आप कह सकते हैं कि आपके पास इस स्टेटमेंट की जो कॉस्ट है वो है t ऑफ n डिवाइडेड बाय 2। यानी आपने सेम वही काम करना है, सेम वही काम कर रहे हैं जो कि आप t ऑफ n के लिए कर रहे हैं, बस आपके पास जो लिस्ट का साइज है वो हाफ हो चुका है, तो आपकी जो कॉस्ट है वो भी हाफ हो जाएगी यानी n डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। सिमिलरली बेटा अगर आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये एक इफ है, आप इसको C5 कह लें, ये कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये भी एक रिकर्सिव कॉल है और ये रिकर्सिव कॉल भी वैसे ही है, यानी इसमें भी आपके पास जो t ऑफ n है वो t ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो इन दो स्टेटमेंट्स की जो कॉस्ट है वो आपके पास t ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 और t ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 है। बाकी तमाम स्टेटमेंट्स की कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है, तो आप उनके ऊपर उनको आप कलेक्टिवली एक ही कांस्टेंट सपोज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप उन सबको भी सपोज कर लें तो भी उनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब अगर आप इन दोनों को देखें ना, ये जो दोनों आपके पास इफ के अंदर दो रिकर्सिव कॉल हैं, ये दोनों रिकर्सिव कॉल कभी पैरेलल नहीं चलेंगी। यानी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये रिकर्सिव कॉल भी चल रही है आपके पास या ये रिकर्सिव कॉल भी चल रही है, या तो आपके पास ये रिकर्सिव कॉल चलेगी। अगर ये रिकर्सिव कॉल चलेगी तो आपके पास फिर ये वाली रिकर्सिव कॉल नहीं चलेंगी। यानी आप अगर हायर साइड पे मूव कर जाएंगे तो फिर अब आपने लोअर साइड पे नहीं आना, और अगर आप लोअर साइड पे मूव कर गए तो फिर आपने हायर साइड पे नहीं आना। तो इसका मतलब है कि या अगर ये इफ ट्रू हो जाएगा तो फिर ये इफ फॉल्स है,
और अगर ये इफ ट्रू हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये इफ फॉल्स है, यानी ये एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी हैं। तो ये दोनों पैरेलल कभी भी नहीं चलेंगे, या बल्कि ऐसा भी कर सकता था कि मैं इस इफ के बाद यहाँ पे एक एल्स लगा देता, तब भी ये स्टेटमेंट ठीक थी अगर आप इफ की जगह यहाँ पे एल्स लगा देंगे। और हमने ये देखा हुआ है कि अगर हमारे पास एक इफ एल्स आता है, उस केस में क्या होता है कि आप दोनों कॉस्ट को सपोज नहीं करते, आप किसी एक कॉस्ट को सपोज करते हैं, लेकिन आप हमेशा उस कॉस्ट को सपोज करते हैं जो कि आपके पास वर्स्ट होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों कॉस्ट हमारे पास जो है वो सेम है, यहाँ पे भी टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2 है, यहाँ पे भी टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2 है। तो बेटा इसका मतलब है कि मैं इन दोनों में से कोई एक कॉस्ट सपोज कर सकता हूँ। अब बेटा मेरे पास फाइनल टी ऑफ एन क्या आएगा, बाकी सारे कांस्टेंट को कंबाइन करके मैंने एक सी के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, और दो रिकर्सिव कॉल हैं एक एल्गोरिदम में एक साथ, लेकिन दोनों एक साथ नहीं चलेंगी, वो इफ एल्स की फॉर्म में चल रही हैं। तो मैंने उनकी जगह पे सिर्फ एक टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2 को सपोज करूंगा। और अगर आप लॉजिकली देखें तो लॉजिकली भी ऐसा ही हो रहा है, यानी अगर मैं आपको स्लाइड्स पे लेके जाऊं और आप लॉजिकली इस चीज को अंडरस्टैंड करें तो आपको आइडिया होगा कि लॉजिकली भी ऐसा ही हो रहा है। अगर आप लॉजिकली देखें तो आपके पास ये पूरी लिस्ट थी जिसके ऊपर पहले आपने सर्च करना था, फिर जब आपने रिकर्सिव कॉल किया तो आपकी लिस्ट हाफ हो गई है, यानी अब आपके पास जो n था वो n डिवाइडेड बाय 2 हो गया है। फिर जब आप इसको कॉल करेंगे तो आपका ये n फर्दर n डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और फिर आपका यानी यहाँ पे आप अगर ये n है तो ये n डिवाइडेड बाय 2 हो गया, फिर वो n डिवाइडेड बाय 4 हो गया, और फिर वो n डिवाइडेड बाय 8 हो गया। जब आप n डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 8 बाय 8 यानी आपके पास जो लिस्ट है वो सिंपली 1 एलिमेंट्स की रह जाएगी। तो ये बेटा हमारे पास फाइनल रिकर्सिव इक्वेशन जो बनी है वो हमारे पास ये बन गई है कि बाकी सारी कॉस्ट जो हैं वो इंतहाई स्मॉल कॉस्ट हैं, उनको सबको हमने मिला के कांस्टेंट के तौर पे सपोज कर दिया। लेकिन दो रिकर्सिव कॉल्स हैं, दोनों की कॉस्ट टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2 एंड टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2 है, बट दोनों कंकरेंटली कभी एग्जीक्यूट नहीं कर रही हैं, दोनों में से हमेशा कोई एक ही एग्जीक्यूट करेगी। तो हमने दोनों में से किसी एक को लिख लिया। अब चाहे आप इसको ये सपोज कर लें या ये सपोज कर लें, या आप लॉजिकली सपोज कर लें कि हर दफ़ा असल में लिस्ट आपके पास सिर्फ हाफ आएगी, या तो लोअर हाफ आएगी या आपके पास उसका हायर हाफ आ जाएगा। अब बेटा ये हमारे पास जो है ये फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन की नेचर जो है वो रिकर्सिव है, यानी उसके लेफ्ट साइड पे जो फंक्शन आ रहा है वही फंक्शन राइट साइड पे भी आ रहा है। तो अगर आपने टी ऑफ एन फाइंड करना है तो आपको टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, और टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू के बगैर आप कभी भी टी ऑफ एन जो है फाइंड नहीं कर सकते। तो एक रिकर्सिव रिलेशन दोनों में बन रहा है। अब बेटा हमने इनका रेकरेंस रिलेशन जो है वो बिल्ड करना है, और रेकरेंस रिलेशन बिल्ड करने के लिए मैं व्हाइट बोर्ड पे जा रहा हूँ। और हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम रेकरेंस रिलेशन कैसे बिल्ड करते हैं। हम उसके दो केसेस देखते हैं, एक देखते हैं उसका बेस केस, और दूसरा हम देखते हैं कि जब बेस केस हमारा ट्रू या फॉल्स नहीं होगा, रेकरेंस कॉल होगी, तो उस केस में क्या होगा। अगर आप यहाँ पे बेस केस देखें तो आपका बेस केस क्या है, जब आपका लो और हाई जो है आपका वो इक्वल हो जाता है तो फिर आपका एल्गोरिदम जो है वो स्टॉप कर जाता है, या लो ग्रेटर देन हाई की कंडीशन आप यूज कर सकते हैं। लॉजिकली देखें तो आप कब स्टॉप करते हैं, आप तब स्टॉप करेंगे, देखें आप रिकर्सिवली क्या करते आ रहे हैं, आप अपने लो और हाई को चेंज करते आ रहे हैं, या तो आपका लो आगे जाएगा, कभी कभी आपका हाई जो है वो पीछे आएगा, और ऐसे होते होते बेटा एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका लो और हाई सेम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। जब आपका लो और हाई सेम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट मीन अब आपके पास लिस्ट में एक ही एलिमेंट बचा है। उस वक्त आपने अपनी रिकर्जन को हर हाल में स्टॉप करना होता है, क्योंकि अब आपका एक ही एलिमेंट है, आप इसको फर्दर डिवाइड ही नहीं कर सकते। अब अगर आपका ये एलिमेंट भी रिक्वायर्ड एलिमेंट नहीं है तो फिर आपने स्टॉप करना होता है। इसका मतलब है कि जब आपका n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी जब आपके पास लिस्ट में एक ही एलिमेंट बच जाएगा, तो उस वक्त आपकी जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट हो जाएगी, यानी उसके बाद आपका एल्गोरिदम अपने आप को रिकर्सिवली कॉल नहीं करेगा। एंड फॉर ऑल n विच इज ग्रेटर देन 1, जब तक आपका n जो है वो 1 से ग्रेटर है, लिस्ट में अगर दो भी एलिमेंट्स है, तब तक वो अपने आप को रिकर्सिवली कॉल करता रहेगा, और जब अपने आप को रिकर्सिवली कॉल करता रहेगा तो उस केस में बेटा उसकी जो कॉस्ट आपके पास आ रही है यहाँ पे वो है टी ऑफ एन इज इक्वल टू
टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, जो कि हम अभी पिछली जो रिकर्सिव इक्वेशन बिल्ड करके आए हैं। तो ये रेकरेंस रिलेशन है, यानी ये जो कंडीशन है, ये जो कॉस्ट है, ये तब तक आपको पड़ेगी रिकर्सिवली, तब तक आप कॉल कर सकते हैं मैक्सिमम जब तक आपका एन जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। अगर आपका एन 1 हो जाएगा तो उसके बाद आपकी ये जो रिकर्सिव कॉल है ये आपकी स्टॉप हो जाएगी, या आपका एल्गोरिदम जो है वो एग्जिट कर जाएगा। तो बेटा ये हमने एक रिकर्सिव रिलेशन जो हमने लास्ट टाइम भी बनाया था, तब लास्ट टाइम बना था क्योंकि कंडीशन हमारी एन ग्रेटर देन 0 की लगी हुई थी वहां पे, तो हमारा जो एल्गोरिदम स्टॉप हो रहा था वो तब हो रहा था जब एन की वैल्यू 0 हो जाती है। और ये वाला एल्गोरिदम तब स्टॉप हो जाएगा जब आपके पास जिस लिस्ट के ऊपर आप रिकर्जन अप्लाई कर रहे हैं उस लिस्ट में एक ही एलिमेंट बचेगा आपके पास। अब बेटा हमने देखना है कि हम इस रिकर्सिव रिलेशन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब मैं इसको दो तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। ये एक तो मैं इसका एक रिकर्सिव ट्री बना के मैं इसको क्विकली सॉल्व कर सकता हूँ, और दूसरा मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकता हूँ, जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। लेट्स से हम इसके ऊपर वैलिड मेथड अप्लाई करते हैं जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास बेटा जो इक्वेशन आई है वो कुछ इस तरह से आई है, बल्कि मैं ये यूज़ नहीं करता, मैं गूगल क्रोम के वाइट बोर्ड यूज़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी जब हमारा सेशन आउट करेगा। T of n is equal to T of n divided by 2 और प्लस सी लिख लें आप, या कांस्टेंट को आप 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे चूंकि मैथमेटिकली अब मैंने इसको सॉल्व करना है तो मैंने यहाँ पे 1 सपोज कर लिया, और मुझे ये पता है कि ये कॉस्ट बेटा मुझे कब पड़ेगी, जब मेरे पास n इज ग्रेटर देन 1 होगा। और जब भी मेरे पास जो n है वो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये कॉस्ट आपके पास जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी बेसिकली। ठीक हो गया। और इसका ये भी मतलब बनता है कि यानी जब तक आप टी ऑफ एन भेज रहे हैं तब तक आपका रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, लेकिन जब आपकी लिस्ट के आपका जो एल्गोरिदम है उसके पास टी ऑफ 1 आ जाएगा, यानी आप जो रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं एक जहाँ पे मैं भेज रहा हूँ वहाँ पे आप जब 1 भेजेंगे या आपके पास एक ही एलिमेंट होगा तो उस केस में आपके एल्गोरिदम की कॉस्ट जो है वो 1 हो जाएगी। यानी जब मैं ये बात करता हूँ ना रिकर्सिव रिलेशन के अंदर कि फॉर एन इज इक्वल टू दिस मेरी कॉस्ट कांस्टेंट है, तो मैं अक्सर में ये बताना चाह रहा हूँ कि टी ऑफ 1 के ऊपर ये कॉस्ट मेरी जाके स्टॉप हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी टी ऑफ 1 की वैल्यू हमें पता है, जैसे कि लास्ट टाइम हमें टी ऑफ 0 की वैल्यू पता थी कि टी ऑफ 0 की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद एल्गोरिदम अपने आप को रिकर्सिवली कॉल नहीं करेगा। अगर आप एन को देखें ना तो एन नंबर ऑफ इनपुट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आपके पास इनपुट है ही 1 तो आपका जो एल्गोरिदम है वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद रिकर्सिवली अपने आप को कॉल नहीं करेगा जब हम बाइनरी सर्च की बात करते हैं। अब बेटा अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मुझे बेसिकली किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, मुझे पता होनी चाहिए टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे। और टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ बेटा, अगर मुझे पता है कि टी ऑफ एन की वैल्यू मेरे पास ये आ रही है, टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो मैं इस वैल्यू को यूज करते हुए मैं टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूँ। मुझे करना क्या है, जहां जहां पे बेटा n है मुझे वहां पे मुझे n डिवाइडेड बाय 2 सब्स्टिट्यूट करना है। तो बेटा जहां जहां पे n है वहां पे हम n डिवाइडेड बाय 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से बन जाएगी, t ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू t ऑफ, बेटा n की जगह आपने n डिवाइडेड बाय 2 सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो ये हमारे पास n डिवाइडेड बाय 2 और एक 2 ऑलरेडी आ रहा है वहां पे तो वो एज इट इज आ जाएगा, और ये हमारे पास प्लस 1 आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास बेसिकली ये बन जाएगा टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू टी ऑफ एन
डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल मैथ है। तो ये टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब हमने इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है अपनी इस मेन इक्वेशन के अंदर। मैं इस इक्वेशन को नाम दे रहा हूँ इक्वेशन 1 का। तो अब टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू आ चुकी है बेटा हमारे पास। टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन की जगह, टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2 की जगह बेटा मैं उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2 की जो वैल्यू है वो टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, और 1 प्लस 1 इक्वेशन 1 में ऑलरेडी आ रहा है, तो हमारे पास वो प्लस भी आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये बनेगा टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 बन जाएगा मेरे पास। ठीक हो गया। अब मुझे अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मैं अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर बेटा जो मेरे पास फंक्शन आ रहा है जिसकी वैल्यू अननोन है वो है टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 4। तो टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं अगेन अपने बेस केस की तरफ आता हूँ। अब यहाँ पे जैसे हमें अपनी मेन कंडीशन, हमें अपनी जो मेन इक्वेशन है वो पता है, वो है टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 4 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। जहाँ पे बेटा n है वहाँ पे हम n डिवाइडेड बाय 4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये मैं मेन इक्वेशन मेरे पास ये है, मैं इसको जरा बोल्ड कर देता हूँ, इसी को मैं बार बार यूज कर रहा हूँ। अब मैं अपनी इस इक्वेशन के अंदर n बाय 4 को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास ये टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, जहाँ पे बेटा n है वहाँ पे n बाय 4 कर दें, तो n की जगह n बाय 4 आ गया, और एक डिवाइडेड बाय 2 ऑलरेडी आ रहा है वहाँ पे, और एक प्लस 1 आ रहा है ऑलरेडी। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 8, और ये साथ में प्लस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो टी ऑफ एन बाय 4 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम इस टी ऑफ एन बाय 4 की वैल्यू जो है हम ये सब्स्टिट्यूट, स्पेलिंग इग्नोर कर दीजिएगा, टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 4 की वैल्यू जो है मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो बेटा जहाँ पे टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 4 है वहाँ पे हम टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 4 की वैल्यू हमारे पास आई है टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 एंड प्लस 1 प्लस 2 ऑलरेडी ऊपर आ रहा है हमारे पास। तो हमारे पास ये टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन ओवर 8 प्लस 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर आप इस इक्वेशन नंबर, अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ, तो इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जो वैल्यू अननोन है वो है मेरे पास टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 8, यानी मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है वो टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 8 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप कॉमन सेंस अप्लाई करें तो आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे अब टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 8 की वैल्यू क्या आएगी। देखें, टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू क्या आई थी बेटा? टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू हमारे पास आई थी टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, और फिर टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 4 प्लस
टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 4 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 8। यानी बेसिकली जो मेरे पास, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक आइट्रेशन चलिए और कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँ टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 8 की वैल्यू फाइंड करने की, तो क्या आएगी मेरे पास, देखिए टी ऑफ एन, जहाँ पे एन है वहाँ पे आप एन डिवाइडेड बाय 8 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपके पास ये बनेगा टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 8 2 16 हो जाएगा, और ये आपके पास +1 हो जाएगा। और अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपके पास ये बनेगा टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 16, और +3 की जगह बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, +4 हो जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब अगर n डिवाइडेड बाय 16 की वैल्यू हम फाइंड करना चाहेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो टी ऑफ n इज इक्वल टू टी ऑफ n डिवाइडेड बाय 32 + 5। अब अगर मैं इस प्रोसेस को ऐसे चलाता जाऊंगा तो ये तो इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाएगा। आपने इस प्रोसेस को कब तक कंटिन्यू करना है बेटा, जब तक आपको ये पैटर्न समझ नहीं आ जाता कि ये पैटर्न आपके पास क्या चल रहा है। अगर आप देखें पैटर्न क्या चल रहा है आपके पास, टी ऑफ एन की पहली इक्वेशन बनी है टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2 + 1, दूसरी इक्वेशन बनी है टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 4 + 2, फिर जो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनी है वो टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 8 + 3, फिर टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 6 + 5, फिर टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 32 + 6। अगर मैं इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखूं फॉर सम वैल्यू, फॉर सम कांस्टेंट के, तो मेरी ये इक्वेशन बेटा कैसे चलती जाएगी, मेरी ये इक्वेशन ऐसे चलती जाएगी, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2 की पावर k प्लस k। अगर आप गौर करें तो इक्वेशन कैसे चलती जा रही है आपके पास, देखें 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 8, और 8 के बाद 16, और 16 के बाद 32, और आगे क्या चल रहा है बेटा, 1 2 3, और यहाँ पे सॉरी 4 आएगा, और यहाँ पे आगे 5 आएगा। अगर मैं इस 1 2 3 4 5 को मैं k कंसीडर करूं, तो जो n के नीचे वैल्यू आ रही है वो 2 की पावर ऑफ k आ रही है, यानी 2 की पावर 1 जो है पहली दफा 2 आया, फिर 2 की पावर 2 दूसरी दफा 4 आया, फिर 2 की पावर 3 8, फिर 2 की पावर 4 16, और फिर 2 की पावर 5 जो है वो 32 आया। तो इसका मतलब है कि मुझे ये पैटर्न अंडरस्टैंड हो चुका है, तो अब मुझे इसको फर्दर कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको बस यहीं तक, ये 2 की पावर है बेटा, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ पावर में, तो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ गई है। अब मुझे इसको मजीद सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस को लेकर चलने की जरूरत नहीं है, मैं इसी को यूज करके अपनी फाइनल जो कॉस्ट है उसको कंक्लूड कर सकता हूँ। अब मैं इसी इक्वेशन को लेके चलूंगा आगे। बेटा मुझे टाइम की वार्निंग आ चुकी है, मैं सेशन इसको फिलहाल ऑफ कर रहा हूँ, आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा इसको। मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, आप दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा इसको।